नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम मरुस्थल को पढ़ रहे थे और मरुस्थल में अपन का चल रहा था राजस्थान में स्थलाकृतियाँ। और इन स्थलाकृतियों को पढ़ने के बाद में देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं एक रेत का टीला जिसका नाम है अवरोधी। देखिएगा, अवरोधी रेत का टीला कौन सा होता है, यानी आपसे ये कहा जाए कि अवरोधी जो रेत का टीला है ये किस टीले को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे रेत के टीले, यानी यहाँ से आपको बताना कि ऐसे रेत के टीले जो आपके सामने चट्टान व पहाड़ियों के अवरोध से बनते हैं, यानी चट्टान व पहाड़ियों के अवरोध से बनने वाले जो रेत के टीले हैं वो टीले अवरोधी रेत के टीले कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चट्टान और पहाड़ियों के अवरोध से बनने वाले जो टीले हैं उन टीलों को अवरोधी रेत का टीला कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके सामने देखिए ये टीला है, यहाँ पर आपके सामने ये रेत का टीला है और ये अवरोधी रेत का टीला है। लेकिन यहाँ से आपसे देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसको एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। देखिएगा, अवरोधी जो रेत का टीला होता है इस रेत के टीले के ऊपर वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वनस्पति। यानी अवरोधी रेत का टीला है, इस पर वनस्पति पाई जाती है और वनस्पति पाई जाने के कारण इस रेत के टीले को कहा जाता है जीवाश्म रेत का टीला। जीवाश्म रेत का टीला, इसको जीवाश्म रेत का क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है। क्लियर हुई बात? तो यहां से देखिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि अवरोधी रेत का टीला कौन सा टीला होता है। तो ऐसे रेत के टीले जो चट्टान व पहाड़ियों के अवरोध से बनते हैं वो टीले अवरोधी रेत के टीले कहलाते हैं। लेकिन जब इस अवरोधी रेत के टीले के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए वनस्पति पाई जाती है और वनस्पति पाई जाने के कारण इसको जीवाश्म रेत का टीला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो रेत का टीला वो पहाड़ियों और चट्टानों के अवरोध से बनता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने ये पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जब मोटी रेत का जमाव हो जाता है, यानी जब मोटी रेत का जमाव होता है तो ऐसी स्थिति में ये आपके सामने जो टीला है ये टीला आपको कैसा दिखाई देगा? तो याद रखेंगे ये पठार के जैसा दिखाई देगा। और जैसे ये पठार के जैसा दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में इसको किस नाम से पुकारा जाएगा? तो याद रखेंगे इसको होलबेक के नाम से पुकारा जाएगा। यानी यहां से आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया जी कि ये जो अवरोधी रेत का टीला है यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर जब मोटी रेत का जमाव हो जाता है, जैसे मोटी रेत का जमाव होगा तो ये टीला आपको एक पठार के समान दिखाई देगा। जो भाग इसका पठार के समान दिखाई देता है वो रेत का टीला आपका होलबेक रेत का टीला कहलाता है या इस क्षेत्र को होलबेक कहा जाता है। लेकिन जब इस होलबेक की बात करें, इस होलबेक को की बात करें तो इनकी आकृति जब आपको पहाड़ी के समान दिखाई दे, जब ये पहाड़ी के समान दिखाई देती है तो फिर उसको किस नाम से पुकारा जाएगा? तो याद रखेंगे उसको द्राक्ष के नाम से पुकारा जाता है। यानी जब यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर मोटी रेत का जमा होता है तो ये पठार जैसा दिखाई देता है और जब पठार जैसा दिखाई देगा तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा? तो याद रखेंगे उसको होलबेक कहा जाएगा। जब होलबेक आपको पहाड़ी जैसा दिखाई देता है तो उसको फिर क्या कहा जाएगा? द्राक्ष कहा जाएगा। लेकिन जब देखिए इस होलबेक की बात करें या फिर इस द्राक्ष की बात करें, यानी होलबेक व द्राक्ष की बात करें तो इनका देखिए जब पुनः अपर्दन होता है, जब इसका पुनः आपके सामने अपर्दन होता है तो
तो यहाँ से कहेगा कि होलबेक व द्राक्ष है, होलबेक व द्राक्ष का जब पुनः अपर्दन होता है तो यहाँ पर ये भाग आपको पुनः चट्टानों के रूप में दिखाई देता है, यानी ये चट्टानी भाग के रूप में आपको वापस दिखाई देगा, चट्टानी भाग के रूप में आपको पुनः दिखाई देगा। और जब ये चट्टानी भाग के रूप में पुनः दिखाई देता है तो उसको फिर किस नाम से पुकारा जाएगा, तो याद रखेंगे उसको क्वेस्टा के नाम से पुकारा जाएगा। यहाँ पर देखिए अपर्दन, इनका पुनः अपर्दन होगा होलबेक का और द्राक्ष का, यानी होलबेक व द्राक्ष का जब पुनः अपर्दन होता है तो यहाँ पर देखिए ये चट्टान का भाग है वो यहाँ पर पुनः दिखाई देगा, पुनः दिखाई देता तो उसको क्या कहा जाएगा, क्वेस्टा कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि इस प्रकार के जो रेत के टीले आपको दिखाई देते हैं इस क्वेस्टा के, और यहाँ पर ये पहाड़ी भाग का जो आपका होलबेक का ये द्राक्ष का जो भाग आपको दिखाई देगा वो कहाँ देगा, तो याद रखेंगे एक तो आपका पुष्कर है अजमेर में, और इसके अलावा आपके सामने भीलवाड़ा जिले में प्राप्त होता है। यानी भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में आपके सामने देखिए, आपके सामने कौन सा क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो भीलवाड़ा जिले की जो शाहपुरा जो तहसील है उस शाहपुरा तहसील में आपके सामने एक त्रिवेणी धाम है। कौन सा धाम है, त्रिवेणी धाम। ये त्रिवेणी धाम आपके सामने जो शाहपुरा का भाग है भीलवाड़ा जिले में, वहां पर इस प्रकार के क्षेत्र प्राप्त होते हैं। और एक आपके सामने राजस्थान के जयपुर जिले से भी प्राप्त होता है, और जयपुर जिले में आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है बीहड़ पहाड़ी। अगर इस बीहड़ पहाड़ी की बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीहड़ पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखें कि बीहड़ पहाड़ी है ये जयपुर जिले में है, और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार के क्षेत्र है वो प्राप्त होते हैं। तो ये तो आपके सामने राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थलाकृतियां हुई है, और इन स्थलाकृतियों के साथ साथ अपन देखिए इस राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पानी की जो विधि है, पानी इकट्ठा करने की जो विधि है वो देखिए आपके सामने कौन कौन सी आती है। इन क्षेत्रों को आप साथ के साथ नोट कर लेना, ठीक है। अब यहां से देखिए राजस्थान में बात करें, इस मरुस्थल में पाई जाने वाली उन स्थलाकृतियों की बात करें जिनसे आप देखिए पानी को इकट्ठा करते हैं, तो राजस्थान के थार मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधियां काम में ली जाती है वो विधियां आपके सामने देखिए कौन कौन सी प्राप्त होती है। क्योंकि इस थार मरुस्थल में पानी का अभाव रहता है, पानी है वो यहाँ पर कम ही प्राप्त होता है, वर्षा की प्राप्ति है वो कम होती है। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि मरुस्थल है, इस मरुस्थल में पाई जाने वाली देखिए यहाँ पर उन विधियों की बात करेंगे जो पानी को इकट्ठा करने के लिए काम में ली जाती है। यानी पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि आपके सामने काम में ली जाती है वो कौन कौन सी विधियां आती है, उन विधियों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके सामने देखिए इस थार मरुस्थल की बात करें, अपन संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो वहां पर आपके सामने देखिए कौन कौन सी विधियां हैं वो काम में ली जाती है। तो यहाँ से देखिए ये तो आपके सामने राजस्थान का मानचित्र हुआ, यहाँ से आपके सामने ये तो राजस्थान का मानचित्र हुआ, और इसी मानचित्र पर हम देखिए यहाँ से इनकी शुरुआत करते हैं। देखिए ये राजस्थान का मानचित्र, और यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि जब संपूर्ण राजस्थान की बात करें, संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को तो देखिए क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उस विधि को तो कहा जाता है आपके सामने बावड़ी। क्या कहा जाएगा, बावड़ी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए आपके सामने ये संपूर्ण भाग आपके सामने देखिए यहाँ से किसका है, मरुस्थल का है, किसका है यहाँ पर मरुस्थल का। तो यहाँ से आपसे ये कहा जाएगा कि संपूर्ण मरुस्थल में, यदि संपूर्ण मरुस्थल की बात करें
तो संपूर्ण मरुस्थल में देखिए पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि आपके सामने काम में ली जाती है उस विधि को देखिए किस नाम से पुकारा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि उसको कहा जाएगा टांका। क्या कहा जाएगा? टांका। तो यहाँ से आपसे ये कहा जाएगा कि टांका किसको कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि थार मरुस्थल में या संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को कहा जाता है टांका। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए इससे संपूर्ण मरुस्थल की बात करें तो इस मरुस्थल को मैंने कहा कि इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ये वाला जो भाग है ये तो आपके सामने शुष्क मरुस्थल का है और ये आपके सामने अर्ध शुष्क मरुस्थल का है। ठीक है। अब यहां से पूछेगा कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इस मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को कहा जाता है आपके सामने देखिए टोबा। क्या कहा जाएगा? टोबा कहा जाएगा। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग आपके सामने 8 जिले आते हैं। इन 8 जिलों में इनको क्या कहा जाता है? टोबा। तो 3 क्षेत्र तो हो गए, 3 विधियां हो गई, बावड़ी, टांका, टोबा। बावड़ी संपूर्ण राजस्थान में, टांका संपूर्ण मरुस्थल में और टोबा आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल में कहा जाता है। लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके सामने देखिए जिला है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। गंगानगर के बाद में यहां पर है आपके सामने बीकानेर। बीकानेर के बाद में यहाँ पर है आपके सामने जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में यहाँ पर है आपके सामने बाड़मेर। तो यहाँ पर ये जो सीमावर्ती जो जिले हैं, ये आपके सामने जो सीमावर्ती जिले हैं, तो याद रखेंगे कि राजस्थान के सीमावर्ती जो जिले हैं, यानी राजस्थान के जो सीमावर्ती जिलों की बात करें तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि आपके सामने काम में ली जाती है उस विधि को कहा जाता है कुई। क्या कहा जाएगा? कुई, या फिर कह सकते हैं उसको कहा जाता है बैरी। यानी कुई या बैरी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस सीमावर्ती जिलों में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो विधि है आपके सामने कुई या बैरी। लेकिन यहाँ पर अगर जोधपुर जिले की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है? जोधपुर। और इस जोधपुर जिले में देखिए आपके सामने पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को कहा जाता है आपके सामने नाड़ी। नाड़ी कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं उसको जालरा कहा जाता है। यानी जोधपुर में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को कहा जाता है नाड़ी या फिर जालरा। लेकिन यहाँ पर देखिए नाड़ी से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। एक आता है आपके सामने नाड़ा। देखिए एक तो है नाड़ी और एक है नाड़ा। यानी जब आप लूनी नदी को पढ़ते हैं, लूनी नदी को पढ़ते हैं तो लूनी नदी को रेल व नाड़ा नदी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए यहां से भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूनी नदी है, इस लूनी नदी को आपके सामने देखिए जालोर जिले की बात करें तो जालोर जिले में उसको रेल व नाड़ा नदी कहा जाता। तो जालोर के पास यहाँ पर आपका जोधपुर जिला है जहां पर पानी को इकट्ठा करने की विधि है वो नाड़ी है, जालरा है। तो यहाँ पर ये नाड़ी है, जालरा है, जोधपुर जिले में पानी को इकट्ठा करने की विधि है। और यहाँ पर नाड़ा पूछा जाए तो नाड़ा है वो लूनी नदी को कहा जाता है जालोर में। यानी लूनी नदी को जालोर जिले में रेल व नाड़ा नदी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर आता है आपके सामने शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? शेखावाटी क्षेत्र। इस शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में भी देखिए पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को कहा जाता है सर। सर कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं इसको सरोवर कहा जाता है। शेखावाटी अंचल में, शेखावाटी क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को क्या कहा जाता है? सर या सरोवर कहा जाता है।
लेकिन यहाँ पर इसी शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कुछ कच्चे और कुछ पक्के यहाँ पर कुएं हैं। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में कुछ कच्चे व पक्के कुएं की बात करें तो उन कुओं को देखिए स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुएं को क्या कहा जाता है, तो कच्चे पक्के कुएं को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर जोहड़। और शेखावाटी में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उस विधि को कहा जाएगा आपके सामने सरिया सरोवर। लेकिन यहाँ पर जब ये चीज भारत के संदर्भ में पूछी जाए तो भारत में देखिए अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यानी जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि को तो कहा जाता है आपके सामने पोखर। और यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है उसको कुहल। यानी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए क्या कहा जाता है, कुहल कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, पोखर कहा जाता है। और यहाँ पर आपके सामने पूछा जाए कि जो महाराष्ट्र राज्य का भाग है उस महाराष्ट्र राज्य में देखिए आपके सामने अगर पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में आती है उस विधि को कहा जाता है आपके सामने देखिए ताल। महाराष्ट्र में आपके सामने ताल आता है। यानी महाराष्ट्र में पानी को इकट्ठा करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि आपके सामने कौन सी आती है, ताल आती है। लेकिन कर्नाटक की बात करें, देखिए यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक है, इस कर्नाटक में देखिए पानी को इकट्ठा करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उस विधि का नाम आप कर्नाटक में कैसे याद रखोगे, कट्टा। यानी कर्नाटक में कट्टा, महाराष्ट्र की ताल और हिमाचल प्रदेश का कुहल और जम्मू कश्मीर का पोखर। जम्मू कश्मीर का पोखर, हिमाचल का कुहल, महाराष्ट्र का ताल, कर्नाटक का कट्टा। ये कर्नाटक का कट्टा, महाराष्ट्र का ताल, हिमाचल प्रदेश का कुहल और जम्मू कश्मीर का पोखर, ये आपके सामने कौन से क्षेत्र है, तो याद रखेंगे पानी को इकट्ठा करने के लिए विधियां काम में ली जाती है। लेकिन जब केरल राज्य कर्नाटक के पास में देखिए केरल राज्य आता है, उस केरल राज्य की बात करें तो यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि को केरल में कहा जाता है दोस्तों आपके सामने सुरंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाने वाली कुछ स्थलाकृतियां हैं। और इन स्थलाकृतियों के साथ साथ इस मरुस्थल में आपके सामने पानी को इकट्ठा करने के लिए जिस विधियों का प्रयोग किया जाता है उन विधियों को भी आप इसी मानचित्र पर यादें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि टांका किसको कहा जाता है, टोबा किसको कहा जाता है, नाड़िया झादरा किसको कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है, उसके बाद में बावड़ी कहाँ कहा जाता है, कुइया बैरी है। इसके अलावा आपके सामने सुरंग कहाँ पर है, ताल कहाँ पर है, कट्टा कहाँ पर है, ये सारी चीज आप ध्यान में रखोगे। यानी इनको इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करेंगे तो वहां पर क्या होगा, बावड़ी होगा। केवल मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में आपके सामने पानी को इकट्ठा करेंगे तो वो टांका है। इसी मरुस्थल का भाग है अर्ध शुष्क, वहां पर पानी को इकट्ठा करेंगे टोबा के माध्यम से। शेखावाटी क्षेत्र में हम सरिया सरोवर के माध्यम से पानी को इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में पानी को इकट्ठा वो नाड़ी के माध्यम से या झालरा के माध्यम से करेंगे। और यहाँ पर आपके सामने ये जोधपुर का भाग हो गया। जोधपुर के बाद में राजस्थान में शेखावाटी में हो गया, यहाँ पर सरिया सरोवर। तो ऐसी स्थिति आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। कुइया बेरी की बात करें तो ये आपके सीमावर्ती जिलों में पानी को इकट्ठा करने के लिए विधि काम में ली जाती है, कुइया बेरी। तो आज अपन का ये मरुस्थल का टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। तो आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ग्रुपों में भी इनको शेयर करें। ठीक है दोस्तों।